एक मिनट बेटा, आपको बताते हैं। हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए क्या होता है? अच्छा तनु बेटा, हेरिंग एक फिश का नाम है। हेरिंग इज अ फिश, राइट। ये एक फिश है विच बिलोंग्स टू द जीनस क्लूपिया। फिश तो आप जानते ही हो, क्लास स्पाइसेस में आते हैं, सुपर क्लास स्पाइसेस में फिशेस। इस फिश का स्पर्म अगर ऑटोक्लेव किया जाए, अब आप बोलोगे सर ऑटोक्लेव का मतलब क्या है? बेटा ऑटोक्लेविंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी चीज को स्टरलाइज कर सकते हैं। स्टरलाइज का मतलब उसको माइक्रोब फ्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, हमारे पास एक ग्लास वेसल है, शीशे का हमारे पास एक बर्तन है। हमको इस शीशे के बर्तन को, होता है ना लेबोरेटरी में ग्लास वेयर, इस ग्लास वेयर को हमको लेबोरेटरी रिसर्च में यूज करना है। एवं थोड़ी हम करेंगे, उसको पहले उसको स्टेरलाइज करना है डिसइंफेक्टेंट से, या हम स्टेरलाइज करते हैं हीट से, है ना। तो ऑटोक्लेविंग एक हाई टेम्परेचर से चीजों को स्टरलाइज करने वाली टेक्निक है। अगर हमने हेरिंग स्पर्म बोला, हेरिंग स्पर्म का मतलब है ऐसा स्पर्म जो हेरिंग फिश से निकाला गया। उस हेरिंग फिश का स्पर्म ऑटोक्लेव किया, देन ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म से डीएनए निकाला, उसी को अपन बोलते हैं हेरिंग स्पर्म डीएनए। क्लियर? हाँ जी, तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस भी, वेलकम बेटा, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी बोलेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस बोलिए आप, या ट्रांसलेशन। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस। और ट्रांसलेशन। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ बताया था, याद होगा, है ना। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से फ्लो होती है टू द एमआरएनए, और एमआरएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है टू द प्रोटीन, राइट। या हम ऐसा बोल सकते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। यही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए से फ्लो होती है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ जीन्स टू द एमआरएनए, और एमआरएनए में जमा रहती है, स्टोर रहती है इनटू द लैंग्वेज ऑफ कोड वर्ड्स, कोडॉन्स या जेनेटिक कोड। एंड फाइनल स्टेज सेंट्रल डॉगमा का होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस में एमआरएनए के ऊपर जो कोडेड मैसेज है, जो जेनेटिक कोड है, उस जेनेटिक कोड का डिकोडिंग होता है। जब वो डिकोड होता है तो लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड्स आ जाती है। अमाइनो एसिड्स कोड होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, तब जाके एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, it is the last stage of central dogma, and in this stage what happens, hereditary information which is present in the mRNA in the language of genetic code is translated to the language of polypeptides. Yes, is translated to the language of proteins. या आप
डेफिनेशन बेटा खुद लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लंबा सा डेफिनेशन लिखने वाला हूं नहीं, राइट। आपको मैं सिंपली बताऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जैसे भी हमने यहाँ पर एक ड्राइंग भी बनाया हुआ है, इस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट बेटा होना चाहिए एक mRNA विद अ रीडिंग फ्रेम, एक अच्छा सा रीडिंग फ्रेम होना चाहिए। या अगर आपको ये रीडिंग फ्रेम लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली लिखेंगे mRNA विद अ स्पेसिफिक जेनेटिक कोड। अगर जेनेटिक कोड समझने में भी दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं mRNA with a specific sequence of code words, with a specific sequence of codons, with a specific sequence of nucleotides, right? दूसरा रिक्वायरमेंट चाहिए बेटा राइबोसोमल सबयूनिट्स, राइबोसोमल सबयूनिट्स। प्रवीण कुमार तुम लेट ज्वाइन क्यों करते हो? राइबोसोमल सबयूनिट्स चाहिए हमको प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में, राइट। राइबोसोम के पास ना 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। सेल के अंदर ना ये दोनों सब यूनिट्स बेटा अलग अलग होते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ने वाले हैं या जुड़ते हैं, गुड इवनिंग प्रवीण कुमार, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तीसरा रिक्वायरमेंट देखिए बेटा, the third requirement that is needed by the process of protein synthesis is what? A transfer RNA, lots of transfer RNAs. तीसरी रिक्वायरमेंट चाहिए ट्रांसफर RNAs। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हर ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन लूप पे एक mRNA पे लगे हुए कोडॉन का एंटी कोडॉन होता है, ठीक है ना। फोर्थ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स तो सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। फिफ्थ चीज, अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। और छठी चीज, सिक्स्थ वन, अच्छा एनर्जी चाहिए बेटा इन द फॉर्म ऑफ ATP। And sixth thing that we need in this process of protein synthesis is enzymes। उन एंजाइम्स का नाम है बेटा अमाइनो एसाइल tRNA synthetases, tRNA synthetases, अमाइनो एसाइल tRNA synthetases। ये बेटा जी केवल एक एंजाइम नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। डिपेंड करता है कि इस एंजाइम का पर्टिकुलर नाम क्या होगा। देखो अगर अमाइनो एसिड मीथियोनाइन हुआ तो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के बदले लिखेंगे मीथियोनाइल tRNA सिंथेटेज। अगर अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हुआ तो ग्लाइसिनाइल tRNA सिंथेटेज।
अगर अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन हुआ तो फिनाइल एलानिनाइल टीआरएनए सिंथेस। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। इसका मतलब 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस विल बी प्रेजेंट। और टीआरएनएस बेटा कितने हैं टोटल? टोटल हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म में जेनेटिक कोड में 64 कोडॉन्स होंगे। 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स विल कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब 61 एंटी कोडॉन्स भी होंगे और वो एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे टीआरएनएस के एंटी कोडॉन लूप पे। दैट मींस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनएस होंगे। इज इट क्लियर? ये मैंने रिक्वायरमेंट्स बताए इस लंबे से प्रोसेस के लिए जो सेंट्रल डॉग्मा का फाइनल स्टेज है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्लो होने का फाइनल स्टेज है। इस स्टेज के कंप्लीट होने के बाद एक सेल के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट? These are the 6 requirements that are necessary for this process of protein synthesis. ठीक है, आपको बेटा पता है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। हम जनरल प्रोसेस आपको बताएंगे और बीच बीच में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाला डिफरेंसेस बताते जाएंगे। इज इट? मैंने यहाँ पर डायग्राम लिखा है लेकिन अभी इस डायग्राम के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला। जस्ट मैंने आपको पहले रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बताया। अब एक काम करें बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन लिख दे। ओ, आज हमारे साथ एक नई बच्ची आई है, कायनात। हाँ कायनात, आर यू एबल टू हियर मी बेटा? Am I audible to you? कायनात है, कायनात नई बच्ची है। गलत, नीट। बहुत पहले से स्काईडी बना है, अब ज्वाइन की। ओके, हाँ जी बेटा कायनात, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी हमने ये टॉपिक स्टार्ट ही किया है, मैंने बस रिक्वायरमेंट्स बताए हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप डन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, मैसेज में बस मैसेज बॉक्स में मुझे डन लिख दीजिए। आपके नाम के आगे एक मैसेज लिखने वाला आइकन आ रहा है, उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एनीवेज, आई होप कायनात ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं इस डायग्राम को बेटा फिर से थोड़ी देर के बाद लाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस डायग्राम को रहने देता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस है इनिशिएशन। लेकिन इनिशिएशन से पहले भी कुछ काम जरूरी होते हैं। क्या काम? सेल के साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन हम लिखेंगे, यस, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, या हम लिखते हैं बेटा चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस का पहला स्टेज, पहला स्टेप रहेगा, राइट। लेकिन आप ये ध्यान में रखें बेटा, हमारा mRNA डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से बन चुका है। उस mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड है, उस mRNA के ऊपर रीडिंग फ्रेम है, उसी रीडिंग फ्रेम को ट्रांसलेट करना है, राइट।
वो mRNA साइटोप्लाज्म में आ चुका है अगर ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो पहले ही साइटोप्लाज्म में था। साइमल्टेनियसली हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो कैसे होगा एक्टिवेशन अमाइनो एसिड का? तो ये रहा कोई अमाइनो एसिड, ध्यान से देखिएगा मैं लिखने क्या जा रहा। कोई भी अमाइनो एसिड, यूजुअली पहला अमाइनो एसिड तो मिथ्योनाइन ही होगा, मैं जनरल में दिखाता हूं। अमाइनो एसिड प्लस ATP, ठीक है जी। होगा क्या? अमाइनो एसिड ATP से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकालेगा, लाइक दिस। बचा AMP, वो AMP अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। अमाइनो एसिड AMP। अब आप बोलोगे सर ये क्या सीन है, हुआ कैसे, ये कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको याद होगा बेटा ATP का स्ट्रक्चर, आप इस रिएक्शन को ना ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अमाइनो एसिड को हम AA लिखेंगे, लेट AA इज द अमाइनो एसिड प्लस ATP। ATP मतलब ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं। ATP हम ऐसे लिखेंगे, एडेनिन, एडेनिन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है एक शुगर के साथ। कौन सा शुगर बेटा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और इस डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े, ये बना हमारा ATP। राइट। अब होगा क्या? इस ATP में ये बॉन्ड बेटा टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड? पहले वाले और दूसरे वाले फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक होगा और निकल गए ना 2 फॉस्फेट बाहर। फिर क्या बचा? एडेनिन शुगर और एक फॉस्फेट। इस पार्ट को हम लिखेंगे ना एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब AMP। यहां से यहां तक वाला पार्ट है AMP। क्या समझे? और यही AMP बेटा जी जुड़ जाएगा इस अमाइनो एसिड के साथ, लाइक दिस। अगर ये एडेनिन है, एडेनिन जुड़ा हुआ है शुगर के साथ। कौन सा शुगर? अगेन डीऑक्सी राइबोस शुगर। इस डीऑक्सी राइबोस शुगर के पास अब एक फॉस्फेट, इसी फॉस्फेट के साथ बेटा जी जुड़ जाएगा अमाइनो एसिड। ये है हमारा क्या? अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। अब इसी रिएक्शन को मैंने ऊपर सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की थी। अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी हमारा रिएक्शन बेटा चार्जिंग वाला, एक्टिवेशन वाला रिएक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं। अब क्या होगा? ये जो अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स है, इस अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स की मुलाकात हो जाएगी एक ट्रांसफर RNA के साथ। मुलाकात करा दें तो ये मान लीजिए बेटा ये एक ट्रांसफर RNA है, राइट। ये एक ट्रांसफर RNA है, ओके। इस ट्रांसफर RNA का ये अगर 5 प्राइम एंड है तो यहां पर 3 प्राइम एंड, और आपको पता है 3 प्राइम एंड पे एक सीक्वेंस लगी होती है, उस सीक्वेंस का नाम था CCA। इफ यू रिमेंबर दिस, CCA है ना।
अब क्या होगा, यही ट्रांसफर आरएनए इस अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। विद द रिजल्ट हमको कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये मान लीजिए हमारा टीआरएनए साहब है, ये रहा टीआरएनए का 5 प्राइम एंड, राइट। और इस टीआरएनए के ऊपर आ चुका है क्या, अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स से ये अमाइनो एसिड हटा, यानी कि ये बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड टूटने से अमाइनो एसिड रिलीज हुआ। दैट अमाइनो एसिड बाइंड्स टू द CAA sequence at 3 prime end of tRNA, और वापस में निकला क्या, निकला व्हाट, बचा क्या, AMP। ये जो चीज है बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर, यही चीज है हमारा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड और चार्ज्ड अमाइनो एसिड। आप इसको चार्ज्ड टीआरएनए भी बोल सकते हो, क्योंकि चार्ज टीआरएनए उसी टीआरएनए को बोलेंगे जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच हो चुका है, राइट। दिस अमाइनो एसिड इज एन चार्ज अमाइनो एसिड एंड दिस टीआरएनए इज नाउ अ चार्ज्ड टीआरएनए। क्या समझे? राइट। इस पूरी रिएक्शन को अंजाम देने में एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। The name of that enzyme is amino acyl tRNA synthetase। बहुत ही ध्यान से सुनना, फोकस करके। यहां पर जो ACC है वो हर टीआरएनए में फिक्स रहेगा क्या? 100% बेटा फिक्स रहेगा, बिल्कुल 100% फिक्स रहेगा। हर टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे CCA होगा, इट इज फिक्स्ड, राइट। This reaction will be catalyzed by an enzyme. The name of the enzyme is amino acyl tRNA synthetase. Is it clear? बेटा ये जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, हम इस रिएक्शन को थोड़ा खोल के देखेंगे। क्लियर है ना? हाँ तनु, am I clear? तो फिर वेट किस चीज का कर रहे हो? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। प्रवीण कुमार, have you taken the screenshot? ओके, चलते हैं आगे। ध्यान से सुनियो, अगर हमारे पास अमाइनो एसिड मिथ्योनीन है, साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे। लेट वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स इज मिथ्योनीन। ये मिथ्योनीन AMP के साथ कंबाइन होगा। चलो अब मैं जनरल में दिखाऊंगा, और बेटा टीआरएनए के साथ, हालांकि ये रिएक्शन ना 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, आपको मैंने जनरल वे में दिखा दिया है ना, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी ये टीआरएनए, राइट। ये रहा टीआरएनए का 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पे CAA। ओके, दिस रिएक्शन विल बी कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। इस बार उस एंजाइम का नाम अमाइनो असाइल नहीं,
The name of the enzyme will be methionine tRNA synthetase. Methionine tRNA synthetase. और ये टीआरएनए बेटा कौन सा वाला टीआरएनए होगा? ये टीआरएनए के एंटी कोडॉन लूप के ऊपर मिथियोनाइन का एंटी कोडॉन होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इसके पास एक एंटी कोडॉन होगा specifying which amino acid methionine. देखो methionine amino acid is coded by a codon, हमको पता है AUG। अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम एंड, एंड इस AUG का एंटी कोडॉन होगा UAC, सॉरी ये होगा 5 प्राइम एंड, ये होगा 3 प्राइम एंड, राइट। अगर मैं बोलूंगा AUG कोडॉन स्पेसिफाई करता है मिथियोनाइन अमाइनो एसिड को, इसका ये भी मतलब है मिथियोनाइन अमाइनो एसिड के कोडॉन एंटी कोडॉन का नाम मतलब UAC। UAC is also specifying the same amino, ठीक है ना। तो मिथियोनाइन अमाइनो एसिड को बेटा सिर्फ और सिर्फ इसी टीआरएनए के साथ अटैच होना है। कौन से टीआरएनए के साथ? जिस टीआरएनए के एंटी कोडॉन लूप पे UAC एंटी कोडॉन। और ये सब कैसे होगा बेटा? आपको याद होगा जब मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने बताया था टीआरएनए के क्लावर लीफ स्ट्रक्चर में एक होता है DHU लूप, दूसरा होता है T-Cy-C लूप। इन दो लूप्स में से एक लूप मदद करता है टीआरएनए को एक पर्टिकुलर अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज को पहचानने में। याद है? फिर से सुनो, टीआरएनए के पास 3 लूप्स होते हैं। आउट ऑफ दोज 3 लूप्स, one is anti-codon loop, another one is DHU loop, and another one is T-Cy-C loop. इन 3 लूप्स में से एंटी-कोडॉन लूप का फंक्शन आपको पता है। बचे 2 लूप्स, DHU loop and T-Cy-C loop. Out of these 2 loops of tRNA, एक का फंक्शन क्या है? एक का काम है एक स्पेसिफिक टीआरएनए, एक स्पेसिफिक अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज को पहचानना। समझ रहे बात? टीआरएनए का वो कौन सा लूप होगा जो एक स्पेसिफिक अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज को पहचानेगा? Will it be the T-Cy-C loop or DHU loop? Tell me, मैं पढ़ाया हूं तुम लोगों को, याद है कुछ? मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे, कसम खा के बोलता हूं। हाँ, प्रवीण कुमार ने DHU लूप बोला। तनु, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहोगे या आंसर सेम है? बताओ। T-Cy-C लूप, अब मैं किसका सही मान लूं? बोलो। टेल मी। तुम लोग दोनों लोग अलग अलग जवाब दे दिए भाई।
इतना डिफरेंट डिफरेंट जवाब, क्या बात है। इतना डिफरेंट जवाब। प्रवीण कुमार का जवाब सही है, DHU लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप ऑफ टीआरएनए। वो काम क्या करेगा, वो हेल्प करेगा टीआरएनए को एक पर्टिकुलर अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम ढूंढने में, रिकॉग्नाइज करने में। कहने का मतलब क्या है, तो ये अगर एक मिथ्योनाइल टीआरएनए, ध्यान से सुनना, अगर ये एक मिथ्योनाइल टीआरएनए, मिथ्योनाइल टीआरएनए का मतलब इसके पास मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड का एंटीकोडॉन है। तो इसका जो DHU लूप होगा, कौन सा लूप, DHU लूप। ये DHU लूप बेटा सारे एंजाइम्स के साथ अटैच नहीं होगा। देखो, रिकॉग्नाइज करने का मतलब एक तो पहचानेगा, और दूसरा किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ अटैच होगा। मैंने तुम लोगों को अभी बोला, अगर हमारे साइटोप्लाज्म में ना 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, सॉरी अमाइनो एसिड्स, तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस भी होंगे, है ना। अब ये अगर मिथ्योनाइल टीआरएनए है, तो ये मिथ्योनाइल टीआरएनए उनमें से किसी भी एंजाइम के साथ अटैच हो सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ्योनाइल टीआरएनए के DH लूप में शक्ति है, DHU लूप में। व्हाट इट डज, it will recognize only methionine tRNA synthetase and attaches to it, और ये tRNA ना उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो पहला काम, tRNA ना एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, किस लूप की वजह से, DHU लूप की वजह से। अब यही मिथ्योनाइल टीआरएनए एंजाइम क्या करेगा, ये मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम इस टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स से अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन निकालेगा, उसको जोड़ेगा कहां पर, इस सीक्वेंस पे। मतलब कहने का ये है, हमारे पास जो बेचारे टीआरएनए भाई साहब हैं, वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ये आ गया इनके पास मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन बोलो, मिथ्योनीन बोलो, एक ही बात है। इज इट ओके? और इनके पास ऑलरेडी जो एंटीकोडॉन है, दैट एंटीकोडॉन इज स्पेसिफाइंग द अमाइनो एसिड मिथ्योनीन। तो ये कौन सा टीआरएनए होगा, इट विल बी द मिथ्योनाइल टीआरएनए, और बाहर यहां से निकल जाएगा AMP। समझ आई बात? एम आई क्लियर, या कोई डाउट है? प्रवीण कुमार, इज इट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट मार के डन कर दो बेटा जी। AMP क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट।
नथिंग मच। AMP इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैंने तो इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया। एडेनिन नाइट्रोजन बेस, उसके साथ जुड़ा होगा एक राइबोज शुगर। कहां से निकला अभी? अरे भाई इस रिएक्शन को तो देखो, मिथ्योनाइन AMP एंड tRNA। मिथ्योनाइन tRNA के पास अटैच हो गया, बच्चा AMP, ये तो बाहर ही निकल जाएगा। मैंने बताया ना ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, अब मैंने जनरल में एक ही स्टेप करा दिया, लेकिन पहले तुमको समझा तो दिया ना। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा एंजाइम ले लें, दूसरा अमाइनो एसिड ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड है ल्यूसीन, सपोज ल्यूसीन है हमारे पास अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर। ल्यूसीन, AMP एंड tRNA। कौन सा tRNA? ल्यूसिनाइल tRNA। ल्यूसिनाइल tRNA क्यों बेटा? इसके पास एंटीकोडॉन लूप में वो वाला एंटीकोडॉन होगा दैट इज स्पेसिफाइंग ल्यूसीन। मतलब क्या है इसका? ल्यूसीन अमाइनो एसिड के पीछे जो कोडॉन होगा, उसी कोडॉन का एंटीकोडॉन यहां पर है। कि मैं बार बार कितनी बार समझाता हूं, ठीक है। और इसके 3 प्राइम एंड पे CCA, ये रहा इसका 5 प्राइम एंड। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, चार्जिंग होगा इस tRNA का, एक्टिवेशन होगा अमाइनो एसिड का, तो tRNA that will be formed is like this, CCA। ये रहा ल्यूसीन, ये रहा 5 प्राइम एंड। तो ये जो हमारा tRNA बना, इसका नाम ल्यूसिनाइल tRNA। एंड जिस एंजाइम की मदद से ये बना, उस एंजाइम का नाम ल्यूसिनाइल tRNA सिंथेटेस। इस ल्यूसिनाइल tRNA सिंथेटेस को पहचाना इस tRNA के DHU लूप ने, और DHU लूप ही इस tRNA का इस ल्यूसिनाइल tRNA सिंथेटेस के साथ अटैच हुआ, तब जाके ये एंजाइम ल्यूसीन और AMP में से AMP को निकाल के ल्यूसीन को tRNA के साथ जोड़ दिया और निकला यहां से AMP। तो 3 का एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। हर अमाइनो एसिड के साथ ऐसा ही होगा। मतलब जब सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा mRNA, जिसके पास कोडेड मैसेज वो पहुंचेगा, उस वक्त तक ऑलरेडी हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज्ड tRNAs होंगे। और हर चार्ज्ड tRNA के ऊपर, मैं ओनली 20 नहीं बोल रहा हूं, 20 तरह के चार्ज्ड tRNAs होंगे। हो सकता है ये 1 लाख tRNAs हो, 1 लाख tRNAs consisting of या having 20 types of amino acids attached to them. 20 different types of tRNAs होंगे। समझ आई बात? Is it okay? अब देखो, अब हम उस डायग्राम को खींच के लाते हैं। अब हम डायग्राम को लाते हैं खींच के।
देख लो, इज दिस डायग्राम विजिबल टू यू पीपल? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है भाई, तो पहले हम देखेंगे इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन में सबसे पहले एमआरएनए दिखाई दे रहा होगा आपको। एमआरएनए पिंक कलर से दिखाया हुआ है 5 प्राइम एंड ये रहा इसका, और ये रहा 3 प्राइम एंड। एमआरएनए के ऊपर रीडिंग फ्रेम है। रीडिंग फ्रेम मतलब इसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स है, और स्टार्टिंग में जो कोडॉन है दैट कोडॉन इज AUG। कुछ सीरीज ऑफ कोडॉन्स के बाद आएगा स्टॉप कोडॉन। तो सपोज यहां पर स्टॉप कोडॉन है UAG। AUG और UAG के बीच का जो ये फासला है, इस फासले में बहुत सारे कोडॉन्स होंगे, and sequence of that codons is known as reading frame or genetic code। आप याद रखेंगे AUG कोडॉन से पहले भी कुछ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन वो कोडॉन्स नहीं होंगे। लाइक दिस, ये अगर हमारा mRNA है, यूकैरियोटिक mRNA, सपोज यूकैरियोटिक mRNA के 5 प्राइम एंड पे आपको पता ही है एक कैप होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप, और इसके 3 प्राइम एंड पे एक टेल होती है। मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो मान लो यहां पर बेटा ये इनिशिएटिंग कोडॉन है AUG, और मान लो बेटा यहां पर ये स्टॉप कोडॉन है। लेट दैट स्टॉप कोडॉन इज UAG। ठीक है, इस AUG इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले भी, बिफोर दिस, मैं येलो कलर से मार लेता, पहले भी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ध्यान रखे, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी कोडॉन्स। अब होगा क्या, इस mRNA के ऊपर सबसे पहले आएगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। क्या? राइबोसोम का छोटा सब यूनिट। ये लो भाई, मतलब mRNA के ऊपर नहीं आएगा, ये mRNA आएगा, और ये mRNA राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर बैठ जाएगा। ये मान लेते हैं बेटा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। राइबोसोम का जो बेटा स्मॉलर सब यूनिट है, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट जो है, उसके ऊपर mRNA बैठेगा, और mRNA बैठ के राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट के साथ ना अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये फिक्स नहीं होगा ना, जब तक ये ढीला रहेगा तब तक काम पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात? इस स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर बैठने के लिए यूकैरियोट्स में mRNA को मदद करेगा कैप। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ये जो 5 प्राइम 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप होती है, व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन recruitment of
recruitment of mRNA on smaller ribosomal subunit. Smaller subunit. Clear? समझ आई? समझ आई ना? यस. ये लेकिन किन में होगा? It will be found in eukaryotic cells. अभी तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है, पता नहीं आया कि नहीं. अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे दिमाग में एकदम से ये सवाल आ जाता. सवाल क्या आ जाता कि सर प्रोकैरियोट्स में तो एमआरएनए में 5 प्राइम एंड में गैप होता ही नहीं, तो फिर प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर रिक्रूट कैसे होता है? बताओ तनु, सवाल आया ना मेरे दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया था क्या? आया? प्रवीण कुमार बोल रहे हैं आया. तनु के दिमाग में नहीं आया, मतलब तनु ने सच बोला. नहीं, Mg2+ से तो बेटा यहां पर भी काम होगा, वो यहां पर भी काम आएगा. Mg2+ हमको पता ही है. Mg2+ यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में राइबोसोमल सब यूनिट्स को बाइंड होने में मदद करेगा. लेकिन अभी तो दूसरा सब यूनिट आया ही नहीं. मैं आपको सिंपल इतना बता रहा हूं कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स में एमआरएनए राइबोसोम के छोटे सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो रहा है, उसको बाइंड होने में मदद करता है एमआरएनए के 5 प्राइम एंड का कैप. प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेटा जी ये कैप होता ही नहीं. देन हाउ कम प्रोकैरियोटिक एमआरएनए is recruited on the smaller ribosomal subunit? ये मैं आपको अगले पेज पे बताने जा रहा हूं. इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो. कोई जल्दी नहीं कर रहा मुझे कोई जल्दी नहीं. आपको समझ आ जाए, मैं 2 क्लासेस में खत्म कर दूंगा. मेन मकसद है हमारा, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? ओके. जरा हम प्रोकैरियोटिक एमआरएनए उसकी बात करें. देखिए बेटा जी, सपोज ये एक, थैंक यू प्रवीण कुमार, ये एक प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है ना? और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के ऊपर कोई कैप नहीं होता. टेल के ऊपर कोई, सॉरी 3 प्राइम एंड के कोई टेल नहीं होता. लेकिन सेम कहानी उसमें भी है. लेट दिस इज इनिशिएटिंग कोडॉन. इनिशिएटिंग कोडॉन का नाम AUG. हाँ, इसमें फिर स्टॉप कोडॉन, फिर इनिशिएटिंग कोडॉन, स्टॉप कोडॉन वैसा रहेगा. ठीक है, वो हम आपको पहले ही समझाए. AUG इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले यहां पर भी कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई भी कोडॉन्स नहीं होते. अब ये राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर बाइंड होने वाला है. ये देखो बेटा जी, ये आया राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट.
This is the smaller subunit. जैसे ही ये mRNA राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर बैठ गया, बैठने के बाद तो भैया इसको अटैच भी होना पड़ेगा ना। उसको यूकैरियोटिक सेल में अटैच होने में मदद की थी कैप ने। यहां पर कैप है ही नहीं, तो यहां पर फिर ये अटैचमेंट वाला सीन कंप्लीट कैसे होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। इस प्रोकैरियोटिक mRNA पे just before the initiating codon, just after the 5' sequence, 5' के बाद लेकिन इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले, 5' के बाद लेकिन इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले, 5' के बाद इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले एक जबरदस्त न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का नाम है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट, शॉर्ट में हम लिखते हैं RBS, है कि नहीं? इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, क्या मैंने कहा? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में होगा। अब आप बोलोगे सर राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस कहां से आ गए? कहां से? मैं तुम लोगों को बेटा बता दूं, राइबोसोम ना दो चीजों का बना होता है। क्या क्या? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। समझ आई ना? इसका मतलब राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट में भी आरएनए है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, वो आरएनए कौन सा वाला आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए, है ना? Am I clear? Are you getting this, both of you? प्रवीण, तो ये मान लो जो मैंने यहां पर ऑरेंज कलर मारा है, ये जो ऑरेंज कलर है ये मान लो एक टाइप का राइबोसोमल आरएनए है। इस राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द सीक्वेंस ऑफ आरबीएस ऑन mRNA, राइट? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है प्रवीण? ये मेचर लिखा है कि क्या लिखा है? मैच्योर मतलब समझा नहीं मैं भाई। हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात कर रहे हैं, तो ये मैच्योर मतलब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के AUG से पहले और 5' एंड के बाद एक साइट होती है, उस साइट को बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट का बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द राइबोसोमल आरएनए ऑफ स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स। लिख दूंगा मैं यहां पर, बेस सीक्वेंस ऑफ RBS of mRNA is complementary to the ribosomal RNA of
smaller ribosomal subunit in prokaryotes। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो काम ही खत्म हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो अटैच हो गया ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए प्रोकैरियोटिक स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। जो यूकैरियोटिक एमआरएनए में कैप ने किया था, वही काम यहां पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट कर रही है। याद रखना, इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट का एक और नाम है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज आल्सो नोन एज कभी शायद बुक से पढ़ा हो या किसी टीचर वीचर ने बोला, शाइन-डाल्गरनो सीक्वेंस, शॉर्ट में लिखते हैं एसडी सीक्वेंस। राइबोसोम बाइंडिंग साइट बोलो या एसडी सीक्वेंस बोलो या शाइन-डाल्गरनो सीक्वेंस बोलो, एक ही बात। ये होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, हाँ, लेकिन बेटा जी ये बेसिक चीजें होती हैं। चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया तो याद रखियो, है ना। यूकैरियोटिक एमआरएनए में एसडी सीक्वेंस राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं होगा, बल्कि वहां पर इसके बदले होता है कैप, राइट। मैंने आप लोगों को बताया है यूकैरियोटिक एमआरएनए में कैप क्या क्या काम करता है। एक तो राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर एमआरएनए को अटैच होने में हेल्प करेगा, और दूसरा काम भी करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियसिस। ये भी बताया है प्रोकैरियोटिक सेल्स में 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियसिस से प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि क्या सीन था, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। बट एमआरएनए का राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बैठना इस प्रोसेस में हेल्प करेगा, शाइन-डाल्गरनो सीक्वेंस। देखो, अभी इनिशिएशन हमने स्टार्ट ही किया है, अभी खत्म नहीं हुआ, है ना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो। ओके प्रवीण, स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ जी, क्योंकि यूकैरियोट में ना एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस मतलब स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो लेट अस मूव। ओके, इस डायग्राम को अगेन हम वापस लाएंगे। मुझे ये डायग्राम बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। फिलहाल मैंने आपको इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में एक डिफरेंस बताया हुआ है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा mRNA जो है हमारा mRNA राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर बैठ भी चुका है और राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच भी हो चुका है, राइट? ओके, लेकिन इस राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट में बेटा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन लार्जर सब यूनिट बाइंड होने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ कमरे होते हैं, कमरा यू नो, रूम्स, साइट्स, कुछ साइट्स इस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम में होती है। वो साइट्स अभी इनकम्प्लीट है। Those sites will get completed after the binding of the larger ribosomal subunit. ठीक है, उन साइट्स का हम कुछ देर के बाद जिक्र करेंगे। मान लो यहां पर हमारा पहला कोडॉन है AUG, यहां पर दूसरा कोडॉन है, ये रहा दूसरा कोडॉन, फिर तीसरा कोडॉन, देन फोर्थ कोडॉन, फिफ्थ कोडॉन, ऐसे करके सिक्स्थ कोडॉन, ऐसे करके सीरीज ऑफ कोडॉन्स हमारे इस mRNA के ऊपर है। और मान लो यहां पर स्टॉप कोडॉन, कुछ भी हो सकता है स्टॉप कोडॉन, UAG, UGA और UAA, राइट? अब आएगा ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA किस कलर का ट्रांसफर RNA लेके आएंगे हम ब्राउन का ही लेके आते हैं। ये देखिए भाई, ये आया ट्रांसफर RNA, लेकिन याद रखना ट्रांसफर RNA वो वाला आएगा जिसके पास चार्जिंग हो चुकी है, जिसके पास अमाइनो एसिड अटैच हो चुका है। और कौन सा वाला अमाइनो एसिड? वही अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड AUG कोडॉन से कोड होता है। दैट अमाइनो एसिड विल बी मिथ्योनाइल। इसका मतलब है यहां पर आएगा मिथ्योनाइल tRNA, है ना? तो मान लो ये रहा हमारा मेट tRNA, ठीक है? इस tRNA के एंटी कोडॉन लूप पे एंटी कोडॉन ऑलरेडी लगा हुआ है कि नहीं? ये एंटी कोडॉन हमारे mRNA के साथ बेस पेयरिंग कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। क्या समझे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया ना। बट याद रखिए अभी भी ये जो मेट tRNA है, मिथ्योनाइल tRNA अच्छे से अटैच नहीं हो पाया है। दिस इज मेट tRNA, मिथ्योनाइल tRNA। अभी भी ये स्ट्रांगली अटैच नहीं हो पाया। ये स्ट्रांगली बेटा तब अटैच होगा जब इसके पीछे कोई सपोर्ट रहेगा। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम एक एनालॉजी दी थी, अगर हम सिर के बल खड़े हो जाएंगे, हम सिर के बल खड़े नहीं हो पा रहे, हमारा बॉडी का वेट ना सिर के ऊपर आ जाता है, पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते, फिर हम कोशिश करेंगे दीवार के सहारे। तो जब पीछे से दीवार का सपोर्ट रहेगा
नीचे से हम सिर के बल खड़े हो जाएंगे, वी कैन डू दैट, है ना। इस टीआरएनए के साथ भी सेम सीन है, नीचे से सिर के बल क्या आया, अटैच हो गया पहले वाले कोडॉन के साथ, लेकिन पूरी तरह से ये स्ट्रांगली अटैच नहीं हुआ, इसको पीछे से चाहिए सपोर्ट। वो सपोर्ट इसको देगा राइबोसोम का दूसरा वाला सब यूनिट, सॉरी राइबोसोम का सेकंड सब यूनिट। राइबोसोम का वो दूसरा वाला सब यूनिट होगा बेटा जी लार्जर सब यूनिट। आधा ही बना पाऊंगा मैं, लार्जर सब यूनिट। एक काम करते हैं, नीचे ड्रॉ करता हूं, मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। तुम लोग मेरे डायग्राम और इस पिक्चर को कंपेयर भी कर रहे हो कि नहीं? मैं अभी ये पिक्चर यहां पर नहीं लाया हूं, ठीक है। तो ये था हमारा AUG। AUG के बाद बहुत सारे और कोडॉन्स। यस, एकदम सही बोले हो। A sequence of codon and here it is a stop codon। ये देखिए, ये था हमारे राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। ये था हमारे राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट। जब लार्जर सब यूनिट बाइंड होगा, एक चीज तो ड्रॉ करना भूल ही गए, ये रहा हमारा टीआरएनए जिसके पास ऑलरेडी मीथियोनाइन आ चुका है, मेट। तो ये मीथियोनाइल टीआरएनए है, ये एमआरएनए के साथ ना अटैच भी हो चुका है बाय मीन्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन, राइट। अब इसको पीछे से सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इसको दे दिया किसने? राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट ने। राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट बाइंड होने के बाद ये जो जगह है, ये जो साइट्स है ना बेटा, ये साइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये रूम्स कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब हम इन साइट्स का, इन रूम्स का नाम लिखेंगे। सबसे लास्ट वाला रूम, इट इज नोन एज ई। ई बोले तो एग्जिट साइट। सबसे पहला वाला रूम, इट इज नोन एज ए। ए बोलते हैं क्या? ए साइट। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट बच्चे। हाँ, ए साइट। और जिस साइट में
मिथ्योनाइल टीआरएनए आके अटैच हुआ है, दैट साइट इज द पी साइट। ये साइट्स बेटा तब कंप्लीट बन जाती हैं जब लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम अटैच हुआ। इन साइट्स का हम नाम भी लिख सकते हैं। ई बोले तो एग्जिट साइट, एग्जिट साइट। ए बोले तो एक्सेप्टर साइट, पी मतलब पेप्टिडाइल साइट। अब इन साइट्स का काम क्या है अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, राइट? ये जो अब हमारा ये स्ट्रक्चर बना, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये बन गया हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। Now the process of initiation is completed. इनिशिएशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है, और इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। एनी डाउट इन दिस? इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने में, इस पूरा इनिशिएशन प्रोसेस होने में कुछ प्रोटीन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम इनिशिएशन फैक्टर्स बोलते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स। कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर हैं बेटा? इनिशिएशन फैक्टर 1, IF मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। ये 3 इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। किनके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स की बात करोगे, यूकैरियोट्स में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं नाम बोलूं तो टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4C, देन 4D, देन 5, देन 6। इसलिए इतने सारे हैं। I don't want to confuse you people. आप बस प्रोकैरियोट्स के 3 इनिशिएशन फैक्टर्स को याद रखेंगे। प्रोकैरियोट्स में ये 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हेल्प करते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। हाँ, इनिशिएशन IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रोटीन फैक्टर्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने में ये हेल्प करेंगे। यूकैरियोट्स में 9 है, इसलिए हमने 9 का नाम नहीं लिखा। अब हमारा इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया। ध्यान से देखना तुम लोग। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन इस तरह बना कि जो हमारा इनिशिएटर कोडॉन वाला हिस्सा है एमआरएनए का, हमारा एमआरएनए का इनिशिएटिंग कोडॉन जो है, और इनिशिएटिंग कोडॉन के साथ जुड़ा हुआ मिथ्योनाइल टीआरएनए, दैट मस्ट लाई इन द पी साइट। उसको होना ही पड़ेगा पेप्टिडाइल साइट में। उस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए और बनता भी है। तो हम बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन सच अ मैनर
that initiating codon of the mRNA along with its methionine tRNA is placed in the P site of the ribosomal complex. One more thing here to be noted. राइबोसोमल लार्जर सब यूनिट बाइंड होने के लिए चाहिए मैग्नीशियम डाइवेलेंट पॉजिटिव आयंस. ओके, इज इट क्लियर? तो चलते हैं आगे. मैं बेटा डायग्राम खुद ही बना सकता हूं, जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए आपको ये पिक्चर दिखाता हूं. इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो. हमारे पिक्चर में और हमारे डायग्राम में कोई गलती तो नहीं, डिफरेंस तो नहीं, सब कुछ सही से ही तो बोल रहे हैं. इसीलिए नहीं तो मैं इसी पिक्चर से पढ़ा देता. अब होगा हमारा दूसरा स्टेप. क्योंकि हम वो हाथ से बनाते हैं ना, और हमको आपको हमारे हाथ के जो हम हाथ से लिखते हैं उसी के ऊपर आप फोकस करते हो ना, इसलिए आपको ज्यादा बढ़िया लगता है. नहीं तो ज्यादा बढ़िया डायग्राम यही है. हाँ जी, तो इनिशिएशन कंप्लीट होने के बाद होगा एलोंगेशन प्रोसेस. क्या होगा भाई? एलोंगेशन प्रोसेस. एलोंगेशन प्रोसेस में कुछ ज्यादा काम होगा नहीं. पहले आप हमको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करने दीजिएगा. AUG. यही है ना? ये ई है, ये क्या था? पी, एंड दिस इज ए. यहां पर टीआरएनए अटैच हो चुका है. उस टीआरएनए के पास ऑलरेडी मीथियोनाइन अमाइनो एसिड है. ठीक है, अटैचमेंट हुआ है विद द हेल्प ऑफ कोडॉन, एंटी कोडॉन बेस कैरियर. ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? अब होगा क्या? अब आएगा दूसरा टीआरएनए. वो टीआरएनए जिसके पास इस कोडॉन का अल्फा कोडॉन होगा. कौन से कोडॉन का? जो सेकंड कोडॉन एमआरएनए के ऊपर है, जो कि ए साइट ऑफ द राइबोसोम में प्लेस है. इस कोडॉन के एंटी कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन, या एंटी कोडॉन तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इस कोडॉन के एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए होगा. चलो मान लिया ये यहां पर ल्यूसीन वाला कोडॉन था,
तो यहां पर एक टीआरएनए अटैच होगा, जिस टीआरएनए का नाम होगा ल्यूसिनाइल टीआरएनए। ये देखो बेटा, और ल्यूसिनाइल टीआरएनए के बाद होगा ल्यूसीन अमाइनो एसिड, या कुछ भी हो सकता है। चलिए हम अमाइनो एसिड 2 लिखेंगे, AA2। पहला वाला था मिथ्योनाइल। अगेन वही कोडॉन एंटी कोडॉन बेस पेयरिंग होगा, है ना। तो अब देखो, अब राइबोसोम का एक्सेप्टर साइट भी फुल और राइबोसोम का पेप्टिडाइल साइट भी फुल। अब होगा क्या, अब ये राइबोसोम ट्रांसलोकेशन करेगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम ट्रांसलोकेशन करेगा। ट्रांसलोकेशन मतलब एक कदम आगे बढ़ेगा, वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब टुवर्ड्स 3 प्राइम डायरेक्शन। एक स्टेप का मतलब यहां पर क्या है, स्टेप मतलब कोडॉन, स्टेप का मतलब है कोडॉन। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना, ट्रांसलोकेशन करने से पहले ही होगा क्या, ये जो पेप्टिडाइल साइट में, पी साइट में टीआरएनए है, उस टीआरएनए के साथ जो जुड़ा हुआ अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन है, ये मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड दूसरे वाले टीआरएनए के पास ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इधर देखो, मैं आपको मैक्रो लेवल पे दिखाऊंगा, ये टीआरएनए, टीआरएनए के पास मिथ्योनाइन या मिथ्योनिन अमाइनो एसिड, ये पी साइट वाला टीआरएनए, इसके बगल में है ए साइट वाला टीआरएनए, ए साइट वाले टीआरएनए पे दूसरा अमाइनो एसिड, कुछ भी हो सकता है। व्हाट विल हैपन, इस मिथ्योनाइन और टीआरएनए के CCA सीक्वेंस के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया और ये खुलने के बाद इन दोनों के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। या हम आसान भाषा में बोल सकते हैं, मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड या ये वाला अमाइनो एसिड पी साइट वाले टीआरएनए से उठा और ट्रांसफर हो गया ए साइट वाले टीआरएनए के अमाइनो एसिड पास। और ये ट्रांसफर कैसे हुआ, ये ट्रांसफर हुआ बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, पी साइट वाला जो टीआरएनए होगा अब वो खाली, अब उसके पास कोई अमाइनो एसिड है नहीं, और ए साइट वाला जो टीआरएनए होगा उसके पास अब 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एक अमाइनो एसिड 2 और